Hello everyone. In the last class of climatology, we had covered the topic of atmospheric moisture और हमने देखा था कि वाटर इन द एटमॉस्फेयर के अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं कि इवेपोरेशन के द्वारा वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर वहां जाके वो एक ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। ह्यूमिडिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके जब ड्यू पॉइंट को रीच करती है तो हम कहते हैं कंडेंसेशन हो गई। और कंडेंसेशन के भी अलग अलग टाइप पढ़े, चाहे हमने क्लाउड्स पढ़े, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, उनके मॉडलिंग पढ़ी, फॉग, स्मॉग, इन सारे एरियाज को टच किया। इसी के अंदर लास्ट पार्ट जो है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो ये इसका लास्ट एस्पेक्ट है। यहां तक करने के बाद हमारा क्लाइमेटोलॉजी एज पर दी, और इसी के बाद हमने लास्ट में कोपन्स क्लासिफिकेशन भी आज के लेक्चर में ही कवर करना है। ये करने के बाद हमने वर्बेटिमली टॉपिक वाइज जो भी सारे डायमेंशन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो कवर कर लिए हैं। फिर भी कुछ एक इश्यूज है, जैसे अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी है जो मैंने आपको बोला था कि मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा कि अगर ऑल्दो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी के जो डोमेन है, जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी हम उनको कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर धीरे धीरे लेवल उठाता भी है हमारा कमीशन तो एटलीस्ट वो आपके पढ़े में से ही आए। मोर ओवर GS3 के अंदर आपने एनवायरनमेंट करना है, आकृति मैम के साथ आप लोग करेंगे, तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि क्लाइमेटोलॉजी के साथ GS3 के अंदर एनवायरनमेंट जो है वो भी क्लाइमेटोलॉजी से डिराइव्ड है। और जैसे इस साल पेपर में सवाल आया है एसिड रेन के ऊपर, लास्ट ईयर ओजोन डिप्लीशन के ऊपर, रामसर वेटलैंड के ऊपर भी क्वेश्चन आया जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, तो ये सारे एरियाज भी आपके यहीं पे ही कवर करवाए जाएंगे। अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, अप्लाइड ओशियानोग्राफी एंड अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, तो आपका GS3 भी पूरी तरीके से कवर होगा। जैसा कि मैं बोलता हूं कि आपके ऑप्शनल से आपके GS में आपको हेल्प मिलनी चाहिए, आपके GS में से आपके ऑप्शनल को हेल्प मिलनी चाहिए, तो ये वाइस वर्सा है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको देखोगे कि चीजें थोड़ी सी सरल महसूस होंगी और आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शनल कोई बर्डन नहीं है, ओवरलैपिंग जो है अच्छी खासी ऑप्शनल और GS के अंदर। ऑलराइट, तो इसी अप्रोच से हम जनरली GS वाले जो ऑप्शनल लेते भी हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ये आपको GS में भी हेल्प करेंगे। ऑलराइट, चलो कमिंग टू द टॉपिक। तो हमने वाटर इन द एटमॉस्फेयर में, जैसे मैंने आपको याद दिलाया, हमने इवेपोरेशन कर लिया, ह्यूमिडिटी कर ली है, कंडेंसेशन कर लिया है, और आज हमने प्रेसिपिटेशन करना है। तो जब हम शब्द प्रेसिपिटेशन को डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं अगर वाटर या सॉलिड फॉर्मेट में आइस इतना हैवी हो जाए कि वो सस्पेंडेड फॉर्मेट में अब नहीं रह सकता, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड नहीं रह सकता, वाटर में सस्पेंडेड नहीं रह सकता, तो वो जमीन पे आके गिरेगा अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो अगर ये वाटर पार्टिकल्स या आइस जमीन पे आके गिरे या स्नो जमीन पे आके गिरे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फिर हम उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एक ब्रॉड टर्म है, इसका जो सबसेट होंगे वो रेनफॉल होगी, ठीक है, वो आपकी ड्रिजलिंग हो जाएगी, वो आपके अलग अलग फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं स्लीट, हेल स्टॉर्म, राइन एंड स्नोफॉल या स्नोफ्लेक्स, ये सारे इसी के अलग अलग पार्ट हैं। हर किसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे डिफरेंस का मतलब क्या है, जो रेनफॉल और ड्रिजलिंग है उन दोनों में मिलीमीटर की कितने मिलीमीटर का वाटर साइज है, पार्टिकल साइज है, उस पर डिफरेंशिएट हो जाता है। जो ड्रिजलिंग है उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, रेनफॉल का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, हेल का पार्टिकल साइज और स्लीट के पार्टिकल साइज में साइज का ही डिफरेंस होता है। ऐसे ही स्नो के अंदर, क्योंकि उसकी डेंसिटी का एक डिफरेंस होता है, स्नो का फॉर्मेशन का तरीका भी अलग होता है, इसलिए इन सब के बेसिस पे हम इनको प्रेसिपिटेशन के अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ही रखते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये कैटेगरीज एक बार क्विकली देख लेते हैं। रेनफॉल, ड्रिजलिंग, जैसा कि मैंने बताया ये दोनों ही लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं। बाकी ये सारे जो तीनों फॉर्मेट हैं ये सॉलिड के फॉर्मेट हैं। स्लीट जनरली हेलस्टॉर्म से थोड़ा सा छोटा साइज होता है। हेलस्टॉर्म में मिलीमीटर पर मिलीमीटर 5 मिलीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक का दायरे का डायमीटर का जो है साइज हो सकता है। 20 सेंटीमीटर इज लाइक दिस मच। तो इतने बड़े बड़े ओले जिसको बोला जाता है हिंदी शब्द में, हेलस्टॉर्म ही है, हेल्स है ओले बेसिकली। तो इतने बड़े बड़े साइज के जो ओले गिरते हैं उनको हेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें पार्टिकल साइज डिफरेंट होता है, ये सॉलिड फॉर्मेट में होते हैं। स्नो का जो पार्टिकल साइज होता है वो सॉलिड के साथ साथ सॉफ्ट होता है, जैसा हमारा कॉटन होता है उस प्रकार से। जैसे आप लोग तो हिमाचल में रहते हैं तो आप लोगों ने तो खुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि किस प्रकार का स्नोफॉल होता है, और जो स्नोफॉल में जो बर्फ गिरती भी है तो वो रुई जैसी ही होती है। ऑलराइट, तो इन सब में इनकी फॉर्म का डिफरेंस होता है, इनकी बनावट, इनकी प्रेजेंटेशन का फर्क होता है।
देखिए अब रेनफॉल इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ द क्वेश्चन को समझिए कैसा आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यदि 20 नंबर में आ गया, ब्राइट चांस है पूरा टॉपिक प्रेसिपिटेशन ही पूछा जा सकता है 20 नंबर में, क्योंकि प्रेसिपिटेशन में इतना सब कुछ लिखने को है। हर किसी के अंदर लिखने के देखो तरीके क्या है, इसके अंदर लिखने के लिए क्या है, रेनफॉल की टेक्निकल परिभाषा, रीजन्स कहाँ कहाँ पे रेनफॉल आती है, रीजन्स के साथ साथ रीजन्स की क्यों आती है, कैसे बनती है, बेसिकली फॉर्मेशन की बात हो रही है। अगर स्नोफॉल है तो स्नोफॉल के फॉर्मेशन का एक तरीका है, हेल है तो अगर ओले गिर रहे तो कुछ तो ऐसा विशेषता रही होगी एनवायरनमेंट के अंदर जिसको बोलते हैं हाई एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, जो मैंने नेक्स्ट क्लास में टेक्निकल क्लास में आपको करवाना भी है। तो उनके कारण हेल स्टॉर्म भी होता है। तो फिर स्लीट कैसे बनता है, तो हर किसी के बनने की विधि अलग है। तो इसलिए इनके रीजन ऑफ फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, रीजन्स ऑफ इन्फ्लुएंस हमें पता होनी चाहिए कि कहां पे किस प्रकार का स्नोफॉल या रेनफॉल ये होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन, रीजन का मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे पर्टिकुलरली। फिर इंडिया लेवल पे आप देखो ना, आपने हिमाचल में पेपर देना है तो क्या आपको हिमाचल का नहीं पता होना चाहिए, तो इंडिया के साथ हिमाचल भी पता होना चाहिए। जनरली टीचर एडवाइस करते हैं कि पेपर टू है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और हिमाचल की ज्योग्राफी है, उसमें कहते हैं कि पेपर 1 का फ्लेवर डालो, थ्योरीज का फ्लेवर डालो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब 1 भी पूछा गया उसमें भी 2 का फ्लेवर डालो। जो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर रेनफॉल पूछा गया तो हिंदुस्तान के बारे में भी बताओ। अगर आपसे जैसे आज मैं कोपन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जब डिस्कस करूंगा तो इंडिया की भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा, जो आपके एनसीईआरटी में 11th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी दी हुई है। ठीक है, फिर मैं आपको हिमाचल की कोपन क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा। जब मैंने हिमाचल जीके मेंस आपको मेंस कोर्स के अंदर पढ़ाना है तो वहां पे फिर पढ़ाया हुआ है मैंने हिमाचल जीके मेंस में। जब हिमाचल की में जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां हिमाचल की ज्योग्राफी करवाऊंगा तो फिर से याद दिलाऊंगा कोपन्स की क्लासिफिकेशन। तो हम इसको कई बार उसको वहां पे टच करेंगे। ऑलराइट, तो हमने पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में भी लिंकेजेस को स्टैब्लिश करना है ताकि एग्जामिनर को आपके पेपर को जब भी पढ़े तो उसको ये पता चले कि यार आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बड़ी होलिस्टिक और ऑर्गेनिकली लिंक्ड है। आप पेपर 1 में भी पेपर 2 को कोट करना नहीं भूलते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम चीजों को अप्रोच करेंगे। तो चलिए, तो रेनफॉल, ड्रिजलिंग, स्नो, स्लीट एंड हेल, ये 5 फॉर्म की प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे। 20 नंबर के सवाल में ये पांचों ही प्रेसिपिटेशन आ सकता है एज अ कॉन्सेप्ट और उसके अलग अलग एस्पेक्ट। दूसरा सवाल आ सकता है इनके ऊपर इंडिविजुअल लेवल पे। देखो ड्रिजलिंग, स्नो, स्लीट, हेल स्टॉर्म इतने बड़े एरियाज नहीं कि 5 नंबर का सवाल आ जाए। 5 नंबर के सवाल आने की मैक्सिमम संभावना रेनफॉल वाले एरिया से ही है। ऑलराइट, तो हम अलग अलग बेसिस पे रेनफॉल ऑन द बेसिस ऑफ कि रेनफॉल का रीजन क्या था, किस कारण से बारिश होती है। तो 3 प्रकार की बारिशें हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका ओरिजिनेटिंग फैक्टर क्या था, कारण क्या था। कन्वेक्शनल रेनफॉल सिंपल है, आप लोगों ने मेरे साथ कई बार पता भी किया है और अब तो हमने प्रेशर बेल्ट से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो हमें पता है ट्रॉपिकल एरिया में गर्मी ज्यादा होती है। क्योंकि ट्रॉपिकल में गर्मी होती है तो कन्वेक्शन करंट ऊपर की तरफ होते हैं। उन्हीं कन्वेक्शन करंट से, ये जो शब्द है कन्वेक्शनल, ये कन्वेक्शन करंट से ही आया है। तो कन्वेक्शन करंट के कारण बादल की फॉर्मेशन होती है और उससे रेनफॉल होता है। तो कन्वेक्शन करंट को चलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। ये जो हाई टेम्परेचर है आपको पता है ट्रॉपिक्स के अलावा कहीं और तो संभव है ही नहीं। इसलिए इस प्रकार की रेनफॉल मैक्सिमम ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स मीन जैसे मैं चंडीगढ़ में हूं, दिल्ली में है, यहाँ पे जो लैटिट्यूड है 35 डिग्री लैटिट्यूड, 32 डिग्री लैटिट्यूड है, ये सब ट्रॉपिक्स लैटिट्यूड है। यहाँ पर भी कन्वेक्शन रेनफॉल हो सकती है इन द मंथ ऑफ समर्स। तो आपने जो प्री मॉनसून शार्ट्स पढ़े हैं, जो नॉर्वेस्टर पढ़े हैं, जो काल बैसाखी पढ़ी है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कन्वेक्शनल रेनफॉल के साथ एसोसिएटेड है इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, क्योंकि उस टाइम पे भीषण गर्मी पड़ती है। तो उसी टाइम पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होने की संभावना अधिक है। ऑलराइट, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल के कारण क्या है, हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये वाटर पे भी हो सकती है क्योंकि आपको पता है समुद्री इलाके में रेनफॉल, समुद्री इलाके में इवेपोरेशन बहुत हाई है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल के पीछे क्या है, हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये पर्टिकुलरली ये जो रीजन्स है ये लोकेटेड होंगे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। सब ट्रॉपिकल में समर्स मंथ में ये फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिक्स में जनरली ईयर अराउंड ही ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल के रीजन्स को आपने जाना। दूसरी बात है ऑरोग्राफिक। ऑरोग्राफिक रेनफॉल का क्या मतलब है कि ऑरोग्राफिक जो है ये ऑरोग्राफ एक पहाड़ से रिलेटेड है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हमने जीएस में लोकल विंड्स पढ़ा था तो हमने बोला था जो कैटाबैटिक विंड्स होती हैं ये ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब ये विंड्स ऊपर की तरफ उठती हैं तो ये रेनफॉल करेंगी। क्यों, प्रोसेसेस एडियाबैटिक कूलिंग,
जो कि मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में ही करवाना है एडियाबैटिक कूलिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आपको एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी एंड टेम्परेचर इन्वर्जन ये टॉपिक अलग से कराऊंगा। तो क्योंकि ये टॉपिक अलग से करवाने तो एडियाबैटिक प्रोसेस वहां पे दोबारा से टच करूंगा, आज भी थोड़े से इसके रेफरेंसेस पिक करेंगे। तो एडियाबैटिक कूलिंग में क्या होता है, या कन्वेक्शनल रेनफॉल में, सब में एक ही फिनोमिना लगता है, तीनों में एक ही फिनोमिना का क्या नाम है, एडियाबैटिक कूलिंग। तो एडियाबैटिक कूलिंग मैंने आपको जीएस में भी बताया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए यहीं पे स्पेस मिलता है, यहीं पे आप सुन लीजिए। जैसे एक एयर पार्सल ऊपर की दिशा में उठता है, क्योंकि ये ऊपर की दिशा में उठता है और आपको पता है जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ को जाते हैं तो हम लोगों का प्रेशर, आसपास से होने वाला एयर प्रेशर घटता है। क्योंकि एयर प्रेशर घटता है, इस एयर पार्सल का वॉल्यूम बढ़ता है। इस एयर पार्सल का जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर का जो अंदर जो हीट है वो घट जाएगी, मींस एयर का टेम्परेचर घटेगा। तो ये एयर पार्सल जैसे जैसे ऊपर की दिशा में जाता है, तो अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस का था, ऊपर जाके ये 1 किलोमीटर के बाद 20 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, फिर 10 डिग्री का हो जाता है, फिर इसका साइज और बड़ा हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर और घट जाता है, फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो ये हाइट के साथ उठते हुए एयर पार्टिकल का जो टेम्परेचर डिप होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक कूलिंग। कूलिंग तो समझ आ रहा है कि ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है। तो ये एडियाबैटिक जो शब्द है, एडियाबैटिक शब्द का मतलब है जी जो कूलिंग हो रही है, इस कूलिंग का जो कारण है वो है इंक्रीज इन द साइज ऑफ एयर पार्टिकल, कि एयर पार्टिकल का जो साइज या वॉल्यूम बेसिकली बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये कूलिंग हो रही है। और इस कूलिंग के पीछे एडियाबैटिक का मतलब है आसपास। अब देखो आपने एक फंडा पढ़ा है कल में, जब आपको कल मैं आपको जब एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी बढ़ाऊंगा, फिर ये रिपीट करेंगे। आसपास का जो टेम्परेचर है, आपको पता है अर्थ में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ को जाओगे, जब मैं चंडीगढ़ से शिमला जाऊंगा, जब मैं चंडीगढ़ से धर्मशाला जाऊंगा, मैक्लोडगंज जाऊंगा, तो ऊंचाई बढ़ रही है, पहाड़ बढ़ रहे हैं, तो भी तो टेम्परेचर डिप होता है। उस डिप को क्या बोला जाता है, सिंपल शब्द है, आपने कई बार पढ़ा है, नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट के मुताबिक भी हर किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस घटेगा। तो यहां पे अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तो 1 किलोमीटर के बाद 6.4 डिग्री के हिसाब से, या 6.5 हम एवरेज ले लेते हैं, उसके हिसाब से जो टेम्परेचर रह जाएगा वो रह जाएगा 18.5 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर जाऊंगा तो टेम्परेचर और घट जाएगा, अब ये टेम्परेचर हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ऊपर जाते जाते टेम्परेचर घटता जाता है। क्योंकि ये टेम्परेचर घटता जाता है, उसकी वजह से आप देखोगे नॉर्मल लैप्स रेट का फंडा लगा है। ये जो एयर पार्सल का टेम्परेचर घटा, ये इसलिए नहीं घटा कि ऊपर आसपास की एयर ठंडी थी, ये टेम्परेचर इसलिए घट गया क्योंकि इसने अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड किया था। तो एडियाबैटिक जो शब्द लगाया है हमने कूलिंग के आगे, उसका मतलब है दिस कूलिंग, दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर इज टोटली, शब्द लिख सकते हो, सेल्फ स्पॉन्सर्ड। ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड है कूलिंग। तो एडियाबैटिक कूलिंग का मतलब क्या है कि द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्सल इज टोटली सेल्फ स्पॉन्सर्ड। दैट मींस द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ द increase in the volume of air parcel, and this process is known as adiabatic process. Yeah, this type of cooling is known as adiabatic cooling, in which surrounding does not play any role in the decrease of temperature of the air parcel. Alright, ये एक प्रोसेस है, ये तीनों में ही लगेगा। Alright, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या है, गर्मी के कारण एयर पार्सल ऊपर की तरफ उठा, वो ठंडा होना ही था, एडियाबैटिक कूलिंग। दूसरा केस है ऑरोग्राफिक, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि शिमला के अंदर लोग छाता लेके निकलते हैं, धर्मशाला में लोग छाता लेके निकलते हैं, क्योंकि ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ एयर है। क्योंकि ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ एयर है तो उसकी वजह से रेनफॉल थोड़ी सी ज्यादा होती है, एडियाबैटिक कूलिंग होती है। और उस कूलिंग की वजह से यहाँ पे जो है बारिश होगी। कौन सी साइड है, इसको आपको पता है, साइड का नाम है विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड मींस जो विंड की दिशाओं में आने वाली साइड है, विंडवर्ड साइड। इंडिया के अंदर उदाहरण लो, जो वेस्टर्न घाट में ज्यादा रेनफॉल होती है, उसका कारण है एडियाबैटिक लिफ्टिंग ऑफ एयर बिकॉज ऑफ द ऑरोग्राफिक ऑफ वेस्टर्न घाट या शाद्रीज। आप मॉनसून का, हमारे इंडिया के अंदर मॉनसून के कॉन्सेप्ट को समझो। जो मॉनसून की रेनफॉल है वो हिमालयाज के फुट हिल्स में ज्यादा होती है, इस पूरे गंगेटिक वैली में, उन एरियाज में जहां पे शिवालिक नजदीक है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो वेस्ट बंगाल है। सिलीगुड़ी में आपको पता है बारिश बहुत ज्यादा होती है, चाहे वेस्ट बंगाल है, सिलीगुड़ी है
है ना, बिहार है, कोसी वाला रीजन है, या हमारे जो उत्तर प्रदेश का नेपाल वाला बॉर्डर है, या उत्तराखंड और यूपी वाला बॉर्डर है, या हिमाचल और पंजाब वाला बॉर्डर है, वहां बारिशें ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इन पर्टिकुलर एरियाज में ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ मॉनसून विंड होता है। तो मॉनसून तो पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन बारिशें हिमालयस के, एग्जाम्पल लो, ये रहा चंडीगढ़, और यहीं से अमृतसर और पंजाब की और डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन रेनफॉल चंडीगढ़ में ज्यादा होती है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में कम होती है। होशियारपुर में रेनफॉल ज्यादा है, पठानकोट में ज्यादा है, बाकी पंजाब में कम है। उसका कारण है क्योंकि ये शिवालिक से दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे ये शिवालिक से दूर जाएंगे तो मॉनसून विंड्स को भी रेनफॉल करने के लिए एडियाबैटिक कूलिंग की जरूरत है, उनको ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जहां जहां पे ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग ज्यादा होगी मॉनसून विंड्स की, वहां पे मॉनसून विंड्स अपने मॉइस्चर को ज्यादा शेड करेंगे। एग्जाम्पल, मौसम राम के अंदर या हमारे चेरापूंजी के अंदर, बिकॉज ऑफ द फनल शेप टोपोग्राफी, वहां पे ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग है, एयर का ट्रैपिंग है और रेनफॉल का ज्यादा होना है। तो मींस इवन मॉनसून रेन नीड ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग। तो जहां जहां पर भी ऑरोग्राफ लिफ्टिंग होगी वहां पे बारिशें होंगी। एक और एग्जांपल से समझो, आपको पता है कि अरावलीज में बारिश ज्यादा नहीं होती। हम कहते हैं कि ये ना पैरेलल टू दी जो है रेंज, पैरेलल टू दी अरेबियन सी ब्रांच है, बिल्कुल ठीक है। यहां पे जो दो रीजन है, केवल पैरेलल होने के कारण कुछ नहीं होता। आप समझो इसकी ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग भी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि अरावलीज की ऊंचाई नहीं है कुछ, अरावलीज की हाइट बहुत कम है। हाईएस्ट पीक 1712 मीटर गुरु शिखर, और उदयपुर जहां थोड़ी सी ऊंचाई है, हिल स्टेशन है हिमाचल का एक अकेला, उदयपुर या माउंट आबू। तो वहां पे बारिशें क्यों है? क्योंकि वहां पे थोड़ी सा उसका ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द अरावलीज। अदरवाइज क्योंकि डेन्यूडेड है अरावलीज, इसलिए रेनफॉल बहुत अधिक वहां पे नहीं होती है। ऑलराइट, तो इसको ऐसे समझेंगे कि ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग हमें बारिशों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट जी, चलिए जी, ऑरोग्राफिक रेनफॉल समझे। अब इसका रीजन तो समझ आ गया। दुनिया में कहां कहां होंगे? आप लिखेंगे दुनिया में जहां जहां पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्टिकुलरली एशिया में सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, इंडिया के कुछ पहाड़ों के रेंजेस लिखेंगे, रॉकीज एंड एंडीज के बारे में लिखेंगे, एल्प्स के बारे में लिखेंगे। वहां पे बारिशें ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ द ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ द रेनफॉल वाटर। ऑलराइट, थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल, ये हमने इसी लेक्चर में काफी डिटेल में पहले भी पढ़ा हुआ है, फ्रंटल रेनफॉल। बिकॉज दो एयर मासेज एक दूसरे से टकराते हैं, और हर बार टकराने से चाहे फ्रंट कोल्ड बने या वार्म बने, हमेशा वार्म एयर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है और वो रेनफॉल करेगी। तो इस प्रकार की जो रेनफॉल है उसको बोलेंगे फ्रंट के कारण बनी है रेन। जो रेन हुई है वो फ्रंट फॉर्मेशन से हुई है। प्रोसेस अगेन इसमें एडियाबैटिक कूलिंग है। ऊपर जाने की वजह फ्रंट फॉर्मेशन थी, एक में ऊपर एयर का जाने की वजह ऑरोग्राफ था, माउंटेन बैरियर था। एक में एयर का ऊपर जाने की जो वजह थी वो कन्वेक्शन था, वो गर्मी थी। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग कारण हैं। या तो ज्यादा गर्मी के कारण एयर ऊपर को अपलिफ्ट होगी, या किसी पहाड़ के टकराने से अपलिफ्ट होगी, या किसी फ्रंट फॉर्मेशन से अपलिफ्ट होगी। तो तीनों कारणों से ही दुनिया में रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल के तीन रीजन हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ऑलराइट, इनके कारणों को भी जाना है। अब रीजन सुनो, ये किस जगह पे होगी? फ्रंटल को पता है आपको, ये मिडिल लैटिट्यूड में ही संभव है जहां पे फ्रंट फॉर्मेशन होगा। तो आपको फ्रंट फॉर्मेशन के रीजन पता है, ये जनरली 30 डिग्री से 60 डिग्री और लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ के अंदर ही होता है। तो फ्रंटल फॉर्मेशन दुनिया में यहाँ पे रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको पता है, ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक में जो बाकी की बेल्ट है अप टू 35-40 डिग्री, यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। तो सिंपल है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल लैटिट्यूडनल डिपेंडेंट नहीं है। ये दुनिया में जहां पहाड़ होंगे वहां बारिशें हो जाएंगी। तो लैटिट्यूडनल जो ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, इसके लिए बस पहाड़ों की आवश्यकता है। तो जहां जहां पे पहाड़ है वहां पे ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती रहेगी। ऑलराइट, सिंपल कॉन्सेप्ट। एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चलो इधर मेरे पीछे छुप रहा है, आप इस वाले डायग्राम को समझ आया कि कैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल काम कर रही है आपकी, कि ऊपर बादल बन रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं ट्रॉपिक्स में, इक्वेटर के आसपास रोज शाम को 4 बजे बारिश होती ही है, क्योंकि कन्वेक्शनल रेनफॉल है। अगर वहां पे पास में समुद्र है तो रेनफॉल होगी ही होगी। एग्जांपल, अंडमान चले जाओ, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया चले जाओ, लक्षद्वीप चले जाओ, रोज शाम को 4 बजे के आसपास बारिश होगी। ऑलराइट, चलिए जी, ऐसे कन्वेक्शनल रेनफॉल आप देख सकते हैं ये GIF के द्वारा किस प्रकार से कन्वेक्शनल रेनफॉल चलती है। ये कन्वेक्शन करंट राइज करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, और रोज शाम को तकरीबन बारिश हो जाती है। ऑलराइट जी, देखो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरोग्राफिक रेनफॉल, जिसमें हम कहते हैं एक विंडवर्ड साइड है जहां पे एडियाबैटिक हीट कूलिंग होती है,
दूसरी साइड पे प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक हीटिंग, और इसी हीटिंग के कारण उतरती हुई एयर गर्म हो जाती है, और इसी एयर को आपको पता है हम कभी चिनूक बोल देते हैं रॉकीज के अंदर, और चिनूक हेलीकॉप्टर इसीलिए इसका नाम रखा है क्योंकि ये यूएसए से प्रक्योर किया है, और दूसरी विंड्स का नाम है जो एल्प्स में चलती है, फोएन। इन दोनों विंड्स की आप हैरान होंगे, जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस है मात्र, इतनी कम 4 डिग्री तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको क्या बोला जाता है शब्द, स्नो ईटर, क्योंकि उस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे बाकी जगहों पे पूरी तरीके से बर्फ जमी होती है, तो उस बर्फ में जहां -10 -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां पे 4 डिग्री तो आपको गर्म ही लगेगा, इसलिए इनको स्नो ईटर बोला जाता है। जैसी ये हवाएं चलती हैं, एडियाबैटिक हीटिंग की वजह से गर्म हो जाती है, ये वहां पे रखी हुई स्नो को, जो कि स्टेपीज ग्रासलैंड्स हैं, यूएस स्टेपीज ग्रासलैंड है यूरोप के, उनको खाली कर देती हैं, और वहां पे विंटर वीट के लिए ग्रासलैंड्स खाली हो जाते हैं, तो दे आर कंसिडर्ड एज वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी। तो एडियाबैटिक हीटिंग का प्रोसेस यहाँ पे समझ आएगा। ऑलराइट, तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल दूसरी, और यही देखो इसी के वजह से आप देखोगे मुंबई और पुणे में रेनफॉल डिफरेंस है, क्योंकि मुंबई वेस्टर्न घाट के इस साइड पे है और पुणे इस साइड पे है। दूसरी बात, आप देखोगे हर साल महाराष्ट्र में जो ड्राउट आता है अंदर डेक्कन प्लेटू के अंदर के एरियाज में, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद रखो, लातूर, मराठावाड़, ये जो सारे विदर्भा, ये जो सारे एरियाज हैं, ये वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड पे हैं। लीवर्ड साइड का एक और नाम रखा जाता है, आपको पता होगा अगर, रेन शैडो जोन, जैसे आपके लाहौल स्पीति में लद्दाख है, या सॉरी जैसे आपके ग्रेटर हिमालयाज के बियॉन्ड में लद्दाख एंड लाहौल स्पीति हैं, जो कि झांसकर रेंज में है, जो लद्दाख रेंज है, उनको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, बिकॉज दे फॉल इन दी रेन शैडो एरियाज ऑफ हिमालयाज। तो ऐसे ही वेस्टर्न घाट के जो रेन शैडो एरियाज हैं, कर्नाटका के इंटीरियर में और महाराष्ट्र के इंटीरियर में ड्राउट आते हैं गर्मियों में या लेट समर्स के अंदर, क्योंकि वहां पे रेनफॉल नहीं हो पाती, क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में है। मुंबई और पुणे में रेनफॉल का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है, दोनों का जो क्वांटम है वो काफी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी। चलिए जी, तो दिस इज हाउ रेन शैडो रेनफॉल अकर्स, कि एक साइड पहाड़ के रेनफॉल होती है, दूसरी साइड, क्योंकि ये ब्लू से दर्शाया गया है, ब्लू का मतलब है ये एडियाबैटिक हीटिंग हो रही है, यहाँ पे एडियाबैटिक कूलिंग प्रोसेस लगा हुआ है। ऑलराइट, जब जब एयर राइज करेगी एडियाबैटिक कूलिंग, जब जब एयर डिसेंड करेगी, सबसाइड करेगी, एडियाबैटिक हीटिंग प्रोसेस काम करेगा। चलिए जी, थर्ड काइंड ऑफ रेनफॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रंटल रेनफॉल है। फ्रंटल रेनफॉल में फ्रंट फॉर्मेशन है, एयर का ऊपर की तरफ राइज करना है, क्लाउड का फॉर्मेशन है और प्रेसिपिटेशन है। तो ये उस प्रकार की रेनफॉल है। दुनिया में कहां पे होती है? मिडल लैटिट्यूड। तो लास्ट में, क्योंकि ये ऑप्शनल है, यहाँ पे हमें अगर टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन पूछा गया है तो ग्लोबल मैप बना के हमें लैटिट्यूड वाइज दर्शाना पड़ेगा ये दुनिया में कहां पे हो रही है। कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें पता है ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में ही होती है। ऑलराइट जी, तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप की रेनफॉल को एसोसिएट करेंगे। तो रेनफॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब दुनिया में रेनफॉल बताया मैंने, रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया। लास्ट में हम बोलते हैं कि अगर रेनफॉल को डिटरमाइनिंग करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से फैक्टर प्ले करते हैं कि दुनिया में कहां पे रेनफॉल होगी। सबसे पहला फैक्टर है, आपको पता है कि हमने प्रेशर बेल्ट पढ़ लिया है, तो प्रेशर बेल्ट के मुताबिक हमें पता है दुनिया में जहां जहां लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, लो प्रेशर बेल्ट का मतलब है, हमेशा याद रखो, लो प्रेशर बेल्ट मींस कन्वर्जेंस। इस डायग्राम को याद रखना, कन्वर्जेंस मींस राइजिंग ऑफ एयर, राइजिंग ऑफ एयर मींस क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन मींस प्रेसिपिटेशन। और आपको पता है लो प्रेशर दुनिया में दो ही जगह बन रहे हैं बेल्ट वाइज। एक है हमारा डोलड्रम, डोलड्रम हमारा कहां पे बनता है? इक्वेटर के पास में, ITCZ वाला जोन। दूसरा क्या है? हमारा सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, बेसिकली मिडल लैटिट्यूड। तो ये दो प्रकार के लो प्रेशर सिस्टम अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से रेनफॉल होने की संभावना, जैसे मैंने बताया था ट्रॉपिक्स के अंदर कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्योंकि यहाँ कन्वर्जेंस होती है अलग अलग जगहों पे। दूसरा टाइप का रेनफॉल है जहां पे हम, ये वाला जोन है मिडल लैटिट्यूड। ऑलराइट, तो दोनों में अलग अलग प्रकार की रेनफॉल है। एक जगह एक जगह फ्रंटल FR फ्रंटल रेनफॉल है और यहाँ CR कन्वेक्शनल रेनफॉल है। तो रेनफॉल के अलग अलग कारण है, प्रेशर बेल्ट इज वन ऑफ द। प्रेशर बेल्ट के कारण समझ आई। दूसरी प्रकार की रेनफॉल देखो, प्लैनेटरी विंड सर्कुलेशन सिस्टम, इसको ध्यान से सुनो। अब रेनफॉल के कॉन्सेप्ट को समझो। जहां पे
प्लैनेटरी मींस विंड की डायरेक्शन डिटरमाइन करेगी। एग्जांपल लेते हैं चाइना, अभी जब मैं कोपन्स पढ़ाऊंगा, चाइना में अगर आप देखोगे चाइना ईस्टर्न साइड पे है और यहाँ पे ट्रेड विंड चलती है। तो चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है, अगर इफ दिस इज चाइना, चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन इज इनहेबिटिंग दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। तो यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ ट्रेड विंड के कारण पूरे साल बारिश होती है, कोस्टल एरियाज है। तो इस टाइप के क्लाइमेट को हम बोलते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेयर ये वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है लेकिन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है। तो ये किसकी वजह से हो रही है? ट्रेड विंड की वजह से। तो प्लैनेटरी विंड भी तय करती है कि दुनिया में किस कोने में बारिश होगी या नहीं होगी, और यही प्लैनेटरी विंड ये तय करेंगी कि चाइना के इस वाले हिस्से में गोबी डेजर्ट या इंटीरियर में गोबी डेजर्ट भी है। दूसरी बात, आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी डेजर्ट होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, जिनको ट्रेड विंड डेजर्ट भी बोला जाता है, वो क्योंकि ट्रेड विंड से दूर हो जाते हैं तो उनमें रेनफॉल नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल है सहारा डेजर्ट का। तो इजिप्ट में बारिश होती है कोस्टल एरियाज में, अल्जीरिया में बारिश होती है कोस्टल एरियाज में, मोरक्को में बारिश हो रही है कोस्टल एरियाज में, लीबिया में हो रही है, लेकिन अंदर नहीं हो रही क्योंकि ट्रेड विंड ड्राई हो जाती है। तो प्लैनेटरी विंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को डिफरेंट रखते हैं। ऑलराइट, इस वजह से ही आप देखोगे कि जहां पे विंड डायरेक्टली हिट करेगी। तीसरा एग्जांपल मैं आपके लिए कोट करता हूं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कुछ इस प्रकार से अगर दिखता है, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जहां ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, ट्रेड विंड चलती है, और ऑस्ट्रेलिया की 99% पॉपुलेशन यहीं पे इनहेबिट करती है। एक ही बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, पर्थ, जो कि वेस्टर्न साइड के ऊपर है, इसलिए वेस्टर्न साइड में सारा डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के। तो इनकी वजह से आप देखोगे बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम एंड अ डिस्टिंग्विश्ड डायरेक्शन, हम देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के रेनफॉल देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो रेनफॉल के डिटर्मिनेंट कौन है? प्रेशर बेल्ट डिटरमाइन करेगी कहां पे कितनी रेनफॉल होनी है। प्रेशर बेल्ट की वजह से ही आपको पता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जहां जहां पे बनेगी, या पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, वहां पे रेनफॉल लो होती है। तो इसीलिए पोल्स के ऊपर या 30 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जहां पे हमारे प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट है, जहां पे हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट है, वहां पे डेजर्ट बनाने के पीछे प्रेशर बेल्ट और विंड सर्कुलेशन सिस्टम दोनों ही तालमेल में काम करती है। तीसरे जो काम करता है, देखो आपने किसी भी चीज को समझाना कैसे? उदाहरण से। तो आपने ग्लोबल लेवल पे, जहां पे इंडिया लेवल पे दे सकते हो, इंडिया लेवल पे एग्जांपल कोट करना है। ऑलराइट, थर्ड एग्जांपल एयर टेम्परेचर। देखो एयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को कैसे हैम्पर करेगा कि एयर टेम्परेचर की वजह से ही तो कन्वेक्शनल करंट चलते हैं। तो इंडिया के अंदर अगर जो रेनफॉल है, जो प्री मानसून शावर्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स। तो हाई टेम्परेचर की वजह से कन्वेक्शनल करंट चले और रेनफॉल हो गई। ये फिनोमिना टेम्परेट एरियाज में नहीं होगा, ये फिनोमिना आपके फ्रिजिड एरिया में भी नहीं होगा। तो एयर टेम्परेचर भी डिसाइड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कहां कहां पे होगा। ऑलराइट, जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग करते हैं तो वहां पे हम यही समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हमारे एयर टेम्परेचर से खिलवाड़ करेगी और अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की बारिशें होती है। ऑलराइट जी, चलिए जी, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल के पीछे हमने जाना माउंटेन रेंजेस एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जिसकी वजह से एंडीज और रॉकीज में बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से अगर अफ्रीका में देखेंगे यहाँ पे एटलस माउंटेन है, दिस एटलस माउंटेन आर दी हाई रेनफॉल जोन बिकॉज ऑफ दी माउंटेन रेंजेस। ऐसे ही शादरीज में आपको पता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है बिकॉज ऑफ द माउंटेन रेंजेस, दैट इज शादरी। तो हाई माउंटेन रेंजेस में बारिशें होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ऑलराइट, ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग इज देयर। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, बिल्कुल जी, जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाओगे, आप लैंड और सी ब्रीज से दूर जाओगे, आप कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर में जाओगे। इसलिए अफगानिस्तान के अंदर, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच, नेपाल में, भूटान में, यहाँ पे बारिशें कम हैं क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ती जा रही है एज कंपेयर टू कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है क्योंकि कोस्टल एरियाज है, लैंड और सी ब्रीज है। तो कोस्टल एरियाज में रेनफॉल ज्यादा होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी जरूर डिटरमाइन करता है रेनफॉल। ऑलराइट, तो क्योंकि आपका एक्सप्लिसिटली रेनफॉल मेंशन है, प्रेसिपिटेशन मेंशन है, तो हम डिटेल में ही करेंगे कि दुनिया में कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बारिशों के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ता है। तो दीज आर दी वेरियस फैक्टर विच डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द ग्लोब। नंबर 6 फैक्टर इज ओशन करंट्स। ओशन करंट कैसे? अब आपको पता है जो कोल्ड ओशन करंट्स है, जैसे एग्जांपल अफ्रीका का लेंगे। अफ्रीका के कोस्ट पे आपको पता है एक कैनरी आइलैंड है स्पेन के। कैनरी आइलैंड कोल्ड करंट्स है, कैनरी करंट्स कोल्ड करंट है। जब भी कोल्ड करंट आएगा, आप देखो अब इसको कैसे, मैं जनरली लोग बोल देते हैं कि कोल्ड करंट की वजह से बारिशें नहीं होती। रीजन समझो, कोल्ड करंट ठंडा करंट है, यहां पे
गर्मी है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर हवा में होगा, क्योंकि गर्मी है तो इवापोरेशन भी होगा, समुद्री है। लेकिन जैसे ही इवापोरेशन हुआ, यहाँ पे कोल्ड करंट आ गया, उस कोल्ड करंट ने देखा एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन है, उसने इस इवापोरेशन को फॉग में कन्वर्ट कर दिया। फॉग क्या है? जमीन के लेवल पे उठने वाले क्लाउड्स। तो जो इवापोरेशन ऊपर जाके वाटर वेपर क्लाउड फॉर्मेशन कर सकता था, बारिश कर सकता था, ठंडे करंट ने उससे फॉग जमीन पे ही बना ली। उसकी वजह से क्या हुआ कि फॉग फॉर्मेशन हुआ और जो मॉइस्चर था वो ग्राउंड लेवल पे ही फिनिश हो गया। इसलिए जहां जहां पे हम बोलते हैं वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एक्सपीरियंस, particularly in the tropical areas, western tropical areas of the continent experience desert type of climate, that is because of the three factors. One is because of pressure belt of the world, वहां पे already high pressure belt induce है, because of the planetary circulation system, trade wind आते आते ड्राई हो जाती है वेस्टर्न पार्ट में। तीसरा है जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा कुचा था भी, उन्होंने कोल्ड करंट्स ने इस मॉइस्चर को वहीं पे ही डिमिनिश कर दिया, वहीं पे ही फॉग फॉर्मेशन करवा के क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होने दिया। तो मींस कैनेरी करंट भी रिस्पॉन्सिबल है, कोल्ड करंट भी रिस्पॉन्सिबल है। तीन ओशन करंट हैं जो इस तरह का काम करते हैं। एक है पेरू करंट जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है, एक है कैलिफोर्निया करंट, ये भी कैलिफोर्निया डेजर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक आपको पता है कैनेरी करंट, और एक और करंट है जिनका नाम है बेंगुला करंट, जो नाबिब और कालाहारी डेजर्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे यहाँ पे है, ये नाबिब डेजर्ट है, ये कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पे चलने वाला करंट आपको पता है बेंगुला करंट है। तो जहां जहां पर भी कोल्ड करंट चलेंगे वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में, वहां पर हमेशा डेजर्ट फॉर्मेशन होगी। तो पेरू डेजर्ट इज एसोसिएटेड विद एटाकामा डेजर्ट, कैलिफोर्नियन डेजर्ट इज एसोसिएटेड विद स्नोरन एंड कैलिफोर्निया डेजर्ट, कैनेरी करंट आपको पता है ग्रेट सहारन डेजर्ट, बेंगुला करंट नाबिब, एंड योर कालाहारी डेजर्ट एंगोला करके कंट्री है उसी के अंदर है। ऑलराइट, तो ओशन करंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को हैम्पर कर रहे हैं। कोल्ड करंट इनहिबिट रेनफॉल, वार्म करंट एग्जांपल, अब यूएसए का एग्जांपल लेते हैं, चलो यहीं पे ड्रॉ करते हैं। यूएसए के अंदर, इफ दिस इज यूएसए, यूएसए का जो ये वाला पार्ट है जहां पे गल्फ स्ट्रीम चलती है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए जहां फ्लोरिडा है, यहाँ पे हाई रेनफॉल है। दिस हाई रेनफॉल इज बिकॉज ऑफ द वार्म गल्फ स्ट्रीम। वार्म करंट होगा तो आप समझो एवापोरेशन को बढ़ावा देगा, गर्म है, वो साइक्लोनिक कंडीशन भी पैदा करेगा ट्रॉपिकल ओशंस में। बे ऑफ बंगाल वार्म ओशंस है, तो जहां जहां पर भी वार्म ओशंस है, वार्म करंट्स हैं, वो हमेशा रेनफॉल को बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे। ऑलराइट, तो मींस की जो प्रेसिपिटेशन है वो करंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होगी, कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी करंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, तो ये सारे फैक्टर हैं, आपने हर फैक्टर को एग्जांपल से याद करना है। बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हर जगह काम नहीं आएंगी, प्रैक्टिकलिटी मींस आप कैसे कोरिलेट करते हो अपने नॉलेज को, ये ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने रेनफॉल के टॉपिक को तरीके से देखा कि रेनफॉल के कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी टाइपोलॉजी है। अगर दुनिया में रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो एक लैटिट्यूडनल ट्रेंड देखने को मिलता है। आपने ह्यूमिडिटी के ट्रेंड देखे थे, उसी के साथ रिलेट करो। देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है तो रेनफॉल होगी, ह्यूमिडिटी नहीं है तो रेनफॉल कैसे होगी। तो अगर हम लैटिट्यूडनली रेनफॉल को देखें तो ये जो एरिया है जिसको 0 डिग्री बोल रहे हैं, जिसको इक्वेटर बोल रहे हैं, और एक तरफ आपका नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ आपका साउथ पोल है, तो इन दोनों ही जगहों पर अगर आप देखोगे किस तरह से रेनफॉल, ये हाई रेनफॉल एरिया है, रेनफॉल घटने लगेगी, और जैसे जैसे 30 डिग्री लैटिट्यूड आएंगे रेनफॉल घट चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं तकरीबन डेजर्ट लाइक सिचुएशन या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद रेनफॉल इंक्रीज होगी क्योंकि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। मैंने बताया था जब जब लो प्रेशर सिस्टम बनेंगे कन्वर्जेंस होगी, एयर राइज करेगी, यहां पर भी रेनफॉल होगी, लेकिन इन दोनों रेनफॉल का जो क्वांटम होगा इक्वेटर के कंपैरेटिवली कम होगा। इक्वेटर पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होगी, ट्रॉपिक्स में घटेगी, सब ट्रॉपिक्स में और घटेगी, और मिडल लैटिट्यूड में बारिश एक बार बढ़ेगी फिर घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पोल्स पे आपको पता है हाई प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कम होती है, इवेपोरेशन हो नहीं रही, तो बारिश कहां से होगी। ऑलराइट, तो इस तरह से हम रेनफॉल का लैटिट्यूडनल ग्राफ भी बनाएंगे, और ऑप्शनल लेवल पे मैं पहले भी बता चुका हूं, जितने अच्छे ग्राफ्स बनाओगे उतने ज्यादा मार्क्स दिखाएंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग वहां पे रिफ्लेक्ट होती है। ऑलराइट जी, ये देखिए सेम ग्राफ, अब इसके अंदर डेटा है, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट।
डेटा इंचेस में नहीं याद रखोगे, सेंटीमीटर में रखोगे, याद करना सरल है, रिलेट कर पाओगे। तो तकरीबन इक्वेटर पे अगर आप देखोगे जीरो से थोड़ा सा नदन साइड पे 5 डिग्री 10 डिग्री पे बारिशें ज्यादा होती है, तो वहां पे तकरीबन 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, 155 सेंटीमीटर रेनफॉल वर्ल्ड लेवल पे एक्सपीरियंस होती है। ये रेनफॉल घट जाती है और दोनों तरफ जो है घट के तकरीबन 60 के आसपास पहुंच जाती है, 60 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल लेवल पे पहुंच जाती है। फिर जहां पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है वहां पे रेनफॉल थोड़ी सी बढ़ती है। सदर्न ओशन में रेनफॉल ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है सदर्न ओशन में इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में, मिडिल लैटिट्यूड पे ओशंस ज्यादा हैं, लैंड कम है। क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में एक बार आप 35 डिग्री क्रॉस करोगे तो यू कुड सी अबंडेंस ऑफ वाटर। तो इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में मैंने बताया था, अगर आपकी रोरिंग 40s चल रही है, फ्यूरियस 40s, रोरिंग 50s और श्रिकिंग 60s हैं, तो दैट डिपिक्ट द वेलोसिटी ऑफ द वेस्टर्लीज। इस हाई वेलोसिटी वेस्टर्ली से एवोपरेशन भी हाई है और इन फ्यूचर प्रेसिपिटेशन भी बढ़ेगी। तो सदर्न ओशन में ज्यादा बारिश होती है एज कंपेयर टू नदर्न ओशन, पर्टिकुलरली इन द मिडल लैटिट्यूड। तो आप यहां पे इस ग्राफ से वो डिपिक्ट भी करोगे, आपकी नॉलेज में दिखाई देगा कि इसको डिटेल नॉलेज है। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल यहां दिख रहा है और यहां मात्र 70 सेंटीमीटर के आसपास ही रेनफॉल देखने को मिलती है। ऑलराइट, फिर ये रेनफॉल घट के पोल्स तक जाओगे तो ऑलमोस्ट 5 के आसपास पहुंच के 0 तक सेंटीमीटर हो जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर बेल्ट है, रेनफॉल यहां पे नहीं हो पाती। ऑलराइट, तो दिस इज द लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अलोंग विद द चार्ट एंड डायग्राम। डन है जी। देखिए इसी ग्राफ को, ये ग्राफ हम पहले भी देख चुके हैं। हमने एवोपरेशन और प्रेसिपिटेशन के ग्राफ को एक्सपीरियंस किया कि ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर है, हाई रेनफॉल है, हमारे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, लो रेनफॉल है। रेनफॉल थोड़ा सा उठती है जब हम 60 या मिडल लैटिट्यूड पे जाते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। दिस रेनफॉल इज बिकॉज ऑफ फ्रंटल रेनफॉल, आप यहां लिख सकते हैं दिस इज ऑरोग्राफिक, दिस इज सॉरी कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की रेनफॉल है, तो अलग अलग जगहों पे रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे लिख सकते हो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। तो जहां जहां पे हाई प्रेशर बेल्ट है वहां रेनफॉल नहीं होगी। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द थिंग, जिसमें हम ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे एग्जांपल कोट करेंगे और कॉन्सेप्चुअली चीजों को अप्रोच करेंगे। चलिए जी, ये थोड़ा सा ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता इस तरह का आप वर्ल्ड लेवल पे ग्राफ ड्रॉ करो जिसमें पूरी दुनिया की प्रेसिपिटेशन बनाई हुई है। याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, ये ग्राफ मैं आपके नोट्स के साथ भी शेयर करूंगा। चलो जी, अब रेनफॉल में एक और चीज, रेनफॉल को हमेशा इंडिया के रेनफॉल पूछा गया, जैसा मैंने बोला ग्लोबल बता दिया, इंडिया का भी डायग्राम लगा। इंडिया के हाई रेनफॉल एरियाज आपको पता है कौन से हैं, जहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वेस्टर्न घाट हाई रेनफॉल एरिया है आपका, और आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट हाई रेनफॉल एरिया है, मानसून में बारिशें बहुत अधिक होती है। तो दीज टू एरियाज आर दी हाई रेनफॉल एरिया। हाई रेनफॉल एरिया की परिभाषा क्या है, 200 सेंटीमीटर एनुअली से ज्यादा होने वाली बारिश हाई रेनफॉल एरिया है। थोड़ी सी उसके आसपास का जो एरिया है जिसको बोला जाता है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये उसके साइड वाले एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास डिक्रीज हो जाएगी, ये उसके आसपास वाले एरिया है। आपकी रेनफॉल, ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी हैं, यहाँ पे रेनफॉल डिक्रीज होती है। इनसे भी कम रेनफॉल अगर आप देखोगे, ये रेन शेडो एरियाज हैं प्रॉपर, इन एरियाज में रेनफॉल घटती है। देखो यहाँ हिमालय से दूर चले गए इसलिए रेनफॉल घट गई, यहाँ पे वेस्टर्न घाट से दूर चले गए इसलिए रेनफॉल घट गई है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ रेनफॉल सेमी एरिड एरिया है, ये सेमी एरिड। सेमी एरिड मींस कि आधा डेजर्ट टाइप कंडीशंस। ऑलराइट, रेनफॉल देखो 60 to 100 सेंटीमीटर वेरी करेगी, बबूल के टाइप के, नीम के टाइप के पेड़ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद रेनफॉल बहुत घट जाती है जहां एरिड सिचुएशन है, ये रे वो एरियाज जहां पे ड्राउट्स आते हैं, बिल्कुल सूखे टाइप कंडीशन है। कर्नाटका के इनलैंड एरियाज है, महाराष्ट्र के कुछ एक इनलैंड एरियाज है जिनको मैंने बोला रेन शेडो एरियाज ऑफ शात्री। तो इन जगहों पे बारिश और घट जाती है। तो 4 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया है इंडिया की रेनफॉल को। अबव 200 सेंटीमीटर जहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसके अंदर चले जाओ तो फिर आपको डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जहां पे मिलते हैं। 67% इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हमने फॉरेस्ट को, नेचुरल वेजिटेशन को रेनफॉल के साथ कनेक्ट करना है, यही कोपन आपको आगे जाके सिखाएंगे भी।
ऑलराइट, तो इस तरह से जब रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, हम इंडिया को नहीं छोड़ सकते। इंडिया को नहीं छोड़ा तो हम हिमाचल को कैसे छोड़ेंगे? हिमाचल में देखो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पता है क्योंकि रेन शेडो एरिया है, ये कोल्ड डेजर्ट है, बिकॉज इट इज द रेन शेडो एरियाज ऑफ हिमालयाज। और ये जो पूरी रेंज है, दिस इज लद्दाख एंड झास्कर रेंज, जहां पे बारिशें नहीं पहुंच पाती, मानसून विंड्स नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, लो रेनफॉल है। हाईएस्ट रेनफॉल कांगड़ा में मैंने बताया था, थोड़ा सा फनल शेप टोपोग्राफी है, ऑल्टीट्यूड है, और यहाँ पे गर्मियों और सर्दियों दोनों से बारिश होती है, इसलिए कांगड़ा में रेनफॉल है। यहाँ पे जो बारिश होती है वो सर्दियों में, अगर आप देखोगे बर्फ क्यों गिर रही है, क्योंकि सर्दियों में जैसे कि मैंने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आके यहाँ पे रेनफॉल करते हैं। तो यहाँ जो रेनफॉल है डेट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से ही इन कोल्ड डेजर्ट का थोड़ा सा भला होता है, ग्लेशियर्स रिकूप कर जाते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिशें हैं। ऑलराइट, दूसरा यहां पे बारिशें देखो थोड़ी सी ज्यादा हैं, क्योंकि ये आपके उन इलाकों में है जहां पे आपके मॉनसून विंड्स आके हिट करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा डिप है, टेम्परेट फॉरेस्ट बनेंगे, टेम्परेट एवरग्रीन, जहां अल्पाइन फॉरेस्ट है। अगर आप धौलाधार रेंज देखोगे, अगर आप शिमला के आसपास के रेंजेस देखोगे, तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट जो एरियाज है, ऑलराइट, टेम्परेट फॉरेस्ट है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है। फिर ये वाला जो पार्ट देखोगे, यहाँ हाई रेनफॉल एरियाज हैं, क्योंकि ये रेन जो है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैं, शिवालिक्स हैं, सब हिल्स हैं, छोटे हिल्स हैं, लेकिन बारिशें होंगी। तो यहाँ पे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हम हिमालयस में भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आप रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। तो वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल, हिमाचल लेवल, तीनों को कनेक्ट करेंगे। अगर पेपर 1 में भी सवाल आ जाए, चाहे 5 नंबर का सवाल हो, हिमाचल और इंडिया का डायग्राम बनाना ना भूलें। ऑलराइट जी, चलिए, हियर वी आर डन विद द टॉपिक प्रेस टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्ल्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल। ये मैंने बताई दिया तीनों टाइप की रेनफॉल और उनका लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को ही डिपेक्ट करता है। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द कोपन क्लासिफिकेशन। अब कोपन, जैसे एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी के अंदर जर्मन ज्योग्राफर का मैंने पहले भी बताया था बहुत कंट्रीब्यूशन है। जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं डेविस की भी बात करूंगा, अमेरिकन है, और मैं पेंग की भी बात करूंगा, जो कि हमारे जर्मन है, एल्फ्रेड वेगनर जर्मन है। आगे बहुत बड़े बड़े ज्योग्राफर हैं जो हम यूपीएससी में भी कोट करते हैं, वो मेजॉरिटी जर्मन है। तो जर्मन ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा है। बायोलॉजिस्ट भी रहे इसमें से, कई लोग क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी रहे, जैसे कोपन क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट हैं। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज बहुत लेट किया गया, क्योंकि जर्मनी लैंग्वेज डेसिफर नहीं हो पाई थी और इनको अमेरिकन लगातार डाउनग्रेड भी करते रहे बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर विद जर्मन पीपल फेसिंग। तो उसकी वजह से इनकी थ्योरीज बहुत लेट डिस्कवर हुई, लेकिन लेटर ऑन व्हेन देयर थ्योरीज वर केम इनटू द लाइट, तो वहां से पता चला कि उनकी स्टडीज बहुत अच्छी रही थी। ऑलराइट, तो ऐसे ही कोपन है, व्लादिमीर कोपन है, इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन 1900 में सबसे पहली बार दी, लेकिन लगातार, क्योंकि बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एविडेंसेस लाते रहे, लगातार स्टडी करते रहे, अपनी थ्योरी को रिवाइज करते हैं। 1819 में, 1840 में लास्ट टाइम इन्होंने अपनी थ्योरीज, जब तक ये मरे नहीं, रिवाइज करते रहे, और मल्टीपल एडिशन आए। इनकी थ्योरीज जो आज आप पढ़ रहे हो, उसमें और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है लेटर ऑन, और इस थ्योरी को बहुत रिफाइन करके आपके समक्ष रखी गई है। डेटा ड्रिवन थ्योरी है, तो अच्छी क्लासिफिकेशन है, एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल का मतलब होता है डेटा ड्रिवन में है, हवा में बातें नहीं करी हुई, ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं है। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले सिंपली ये रही, इन्होंने एक वेजिटेशन को देखा, वेजिटेशन को इन्होंने सोचा ये वेजिटेशन जो है ये किसका स्वरूप होती है, तो इन्होंने आइडेंटिफाई करा वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। जब इन्होंने क्लाइमेट शब्द बोला, इस चीज को याद रखो, इस बार आपके पेपर में जीएस के अंदर आ गया है, पेपर 1 में, और मैं कई बार से इस सवाल को 2 सालों से डाल रहा था, एंड आई वाज वेटिंग कि कब कमीशन इस क्वेश्चन को पिक करेगा, एंड दिस टाइम कमीशन हैज पिक दिस क्वेश्चन कि वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। दे डिड नॉट इवन चेंज द लैंग्वेज। तो क्लाइमेट इज द वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट, सिंपल ये सवाल है जो हम लगातार 2 साल से टेस्ट सीरीज में डाल रहे हैं। तो क्लाइमेट को हम वेजिटेशन से कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे आप शिमला में जाओगे, आपको पेड़ों का शक्ल, आकार, साइज अलग दिखेगा, क्लाइमेट अलग है। क्लाइमेट को जब हम डिफाइन करते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं, क्लाइमेट का मतलब रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है, क्लाइमेट का मतलब टेम्परेचर है, और मोर ओवर ये जो प्रेसिपिटेशन और ये टेम्परेचर है, ये साल के किस समय में कैसे है, तो ये भी क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। जैसे
हो सकता है रेनफॉल बहुत अधिक हो, जैसे मौसम राम है 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल है, लेकिन ये रेनफॉल साल में 3 महीने होती है, 9 महीने सूखा है। तो मौसम राम या चेरापूंजी एक्सपीरियंस फ्लड एंड ड्राउट्स कि 9 महीने बारिश नहीं हुई, जब हुई तो बेतहाशा बारिश हुई। अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होगा तो आपकी वेजिटेशन बदल जाएगी। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएंगे या टेम्परेट एवरग्रीन होंगे, पूरे साल बारिश है, पूरे साल नमी है। अगर बारिश 3 महीना होगी, 9 महीना नहीं होगी, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट सर्वाइव नहीं कर सकते, तो नेचर ऑफ वेजिटेशन विल गेट चेंज। तो इसलिए वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। ऑलराइट, तो इस चीज को याद रखिए, यही इन्होंने बोला। इसी बेसिस पे इन्होंने वर्ल्ड में लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट को देखा, क्योंकि हमें पता है लैटिट्यूड वाइज टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों घटी। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़े, आपने देखा कि अभी रेनफॉल घटी है, जो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था कि कैसे लैटिट्यूड के साथ साथ रेनफॉल घटती जा रही है। दूसरी बात आपको पता है लैटिट्यूड के साथ टेम्परेचर घटता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड, सुनो, हायर लैटिट्यूड या हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वेजिटेशन का शक्ल बदल जाएगी। लैटिट्यूड या ऑल्टीट्यूड एक जैसे ही दिखते हैं वेजिटेशन वाइज, तो मींस दोनों जगह ठंड है, कम बारिशें हैं। लाहौल स्पीति देख लो, लाहौल स्पीति में कैसा क्लाइमेट है, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, कोल्ड डेजर्ट। टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट आपके धर्मशाला, टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट आपके शिमला, एवरग्रीन फॉरेस्ट है टेम्परेट, ठीक है, देवदार के पेड़ हैं। तो इस तरह से वेजिटेशन का नेचर बदल जाता है। तो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं जब ये वेजिटेशन की शक्ल को दिखाते हैं। ऑलराइट, तो यही कोपन ने बोला। तो मैंने आपको वर्ल्ड की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कराई है, फिर से याद दिला देता हूं। सबसे नीचे है, ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया है, तो सबसे नीचे जो है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में हम कहते हैं पूरे साल बारिश है, पूरे साल हाई टेम्परेचर है। इसकी वजह से, क्योंकि पेड़ों को पूरे साल बारिश मिल रही है, पानी मिल रहा है, नेचर ऑफ वेजिटेशन विल बी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हिंदुस्तान में, याद करो रेनफॉल अभी दिखाई थी, हिंदुस्तान में ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, क्योंकि आइलैंड है तो पूरे साल बारिश है, वहां पे देखने को मिलती है। जैसे ही हिंदुस्तान में ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ आप आते हो, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तान में 67% ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही है, क्योंकि मेजॉरिटी क्लाइमेट ट्रॉपिकल डेसिडियस है। उसके बाद सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे मैंने आपको बताया था सेमी एरिड वाले रीजन्स दिखाए थे। उसके बाद जो आपको क्लाइमेट है वो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो हिंदुस्तान का थार डेजर्ट है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अटाकामा है, चाहे कैलिफोर्निया है, चाहे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, चाहे सहारा डेजर्ट है, ये डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो एक अगर कॉन्टिनेंट की शक्ल कुछ इस प्रकार से होगी, तो उसके अगर अफ्रीका का ही एग्जांपल दो, यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनसे थोड़ी दूर जाओगे तो ग्रासलैंड मिलेंगे, उनसे थोड़ी दूर जाओगे तो आपको फिर डेजर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है। थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको ठंडक मिलेगी, जैसे यूएसए के अंदर घुस जाओगे तो आपको कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। कोल्ड क्लाइमेट में भी जो वेस्टर्न मार्जिन में होगा वहां मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अफ्रीका का ही एग्जांपल याद करो, यहाँ पे अफ्रीका में, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका से दूर जाओ, कॉन्गो से ऊपर की तरफ को जाओ तो आपको सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलेंगे, जहां पे आपको बोला जाता है सवाना ग्रासलैंड, ग्रेट पार्कलैंड। उनको क्रॉस करोगे सहारा डेजर्ट, सहारा को क्रॉस करोगे तो आपको पता है कौन सा क्लाइमेट मिलेगा, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और क्रॉस कर जाओगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड, ठंड पड़ गई लेकिन जो है बारिशें नहीं होती हैं, स्टेपीज ग्रासलैंड आ जाएंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड आएंगे। उनको भी क्रॉस करोगे तो फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, जहां पे पूरे साल बारिशें हैं, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ऑलराइट, देखो दोबारा से रिपीट हो गया, जैसे जैसे ऊपर की तरफ को गए लैटिट्यूड वाइज या ऑल्टीट्यूड वाइज, धीरे धीरे टेम्परेचर घटा, ट्रॉपिकल से टेम्परेट चले गए, लेकिन रेनफॉल का भी वही पैटर्न है कि डेजर्ट से फिर थोड़ी सी बारिश, फिर बहुत बारिश। ऑलराइट, तो ऐसे चीजें बदल रही हैं। उसके बाद आपका टैगा क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, अंदर साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। उसको क्रॉस करोगे तो पर्मा फ्रॉस्ट है, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हिमाचल में कंसिडर करोगे तो ग्लेशियर्स आ चुके हैं। तो इस तरह से लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड में वेरिएशन आती है हमारी वेजिटेशन की बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ऑलराइट, तो यही कोपन ने बोला। अब कोपन ने ये बात बोलने के लिए, जो मैंने आपको जीएस में भी पढ़ा है बहुत अच्छे से, और चार्ट्स भी दिखाए, इसको समझने के लिए आप जीएस वाली वीडियो को देख लीजिए, जहां मैंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कराई है और वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग मैप्स दिखाए हैं अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट को डिपिक्ट करने के लिए। तो यही बात कोपन ने जब फिगर्स में
इसने इनके लिए सिंबल्स यूज किए। तो इसके सिंबल्स को अगर आप देखोगे, ये बहुत खूबसूरत डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। जनरली हम ऐसे डायग्राम को इग्नोर करते हैं। देखो कितना खूबसूरत डायग्राम है, ये जरूर बनाया जाएगा। आप देखो ये छोटे छोटे चार्ट, ये छोटे छोटे डायग्राम आपको अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं। देखो कितना अच्छा चार्ट है। ये बोलता है प्रेसिपिटेशन एक तरफ है, दूसरी तरफ आपका टेम्परेचर है। प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर पे वेजिटेशन का इंपैक्ट देखो। हाई टेम्परेचर देखो, फिर से टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, अगर ये दोनों ही हाई हैं तो आपका क्लाइमेट, आपका वेजिटेशन हो जाएगी ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। टेम्परेचर भी हाई, प्रेसिपिटेशन भी हाई, मींस इक्वेटर की कहीं बात हो रही है। अब देखो टेम्परेचर स्टिल हाई बट प्रेसिपिटेशन इज लो, डेजर्ट बनेगा या तो फिर ग्रासलैंड होंगे, थोड़ी बहुत घास हो जाएगी, पूरा रेगिस्तान नहीं होगा। सिंपल। तीसरी बात, अब टेम्परेचर हाई की जगह टेम्परेचर लो हो चुका है, तो टेम्परेट आ चुका है। टेम्परेट में प्रेसिपिटेशन हाई हुई तो मींस टैगा बन गया, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट बन गया, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बना। टेम्परेचर अभी भी लो है, ठंडक है, लेकिन प्रेसिपिटेशन भी नहीं होती, तो कोल्ड डेजर्ट बनेगा, जैसे लद्दाख का है, जैसे गोबी डेजर्ट है, या उसके अलावा स्टेपीज और प्रेरीज के ग्रासलैंड बनेंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड बनेंगे। उसके बाद टेम्परेचर और लो हो जाता है तो मींस अब तो प्रेसिपिटेशन को भी लो होना पड़ेगा, आपका टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट बनेगा, जो कि यहां दिया है कि प्रेसिपिटेशन भी लो, टेम्परेचर भी लो। बोरियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स देखो। तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, बहुत ही अच्छा चार्ट है। तो इस चार्ट का रट्टा लगाओ, इसको याद करो। ऑलराइट, जहां पर भी कोपन आया ये चार्ट बनाते ही 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले। डन है जी। तो देखो हमने, मैं बार बार बोलता हूँ कोपन क्लासिफिकेशन आप लोगों को आता भी है, बहुत लोगों को आता है, लेकिन कोपन क्लासिफिकेशन में कोई बच्चा 20 में से 8 लेता है, कोई 20 में से 12 से 14 मार्क्स लेता है, बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि उसने एक चार्ट एक्स्ट्रा बनाया, उसने हिमाचल में भी कोपन को दिखाया, उसने इंडिया में भी कोपन को दिखाया, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए। ठीक है, सेम नॉलेज थी, प्रेजेंटेशन डिफर कर गई। ऑलराइट, कि लिखना क्या है ये पता होना चाहिए एग्जामिनेशन। चलो जी, अब कोपन ने दुनिया में क्लाइमेट के अलग अलग नाम रख दिए। उसने सिंपल इक्वेटर से शुरू किया, एक ट्रॉपिकल एरिया को ए बोल दिया, ट्रॉपिकल के बाद डेजर्ट आए तो बी बोल दिया, टेम्परेट आए तो सी बोल दिया, टेम्परेट के ऊपर और ठंड आए, टेम्परेट में भी आपको पता है वार्म टेम्परेट और कोल्ड टेम्परेट, और ठंड आई तो डी बोल दिया। अगर पोल्स में पहुंच गए जहां पे परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट जिसको हम टुंड्रा बोलते हैं, उसको डी बोल दिया, सॉरी ई बोल दिया। और यही परमाफ्रॉस्ट आपको शिमला से ऊपर चले जाओ, अगर आपको किन्नौर में मिल गए, अगर आपको उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ में मिल गए, चमोली में मिल गए, उत्तरकाशी में मिल गए, जहां से गंगोत्री, यमुनोत्री ये सारे ग्लेशियर्स हैं, तो वहां पे फिर इसको हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट ही है, लेकिन नॉमेनक्लेचर एच कर दिए। इंडिया में इनको एच के फॉर्मेट में डिपिक्ट करेंगे। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सिंबॉलिकली हैं, जो कोपन ने यूज किए। सिंपल, ए इज फॉर ट्रॉपिकल, इनके लिए याद कर देना, इसने कुछ अपने फिगर्स, इसने कुछ डेटा डिराइव किए, उस डेटा के बेसिस पे बोला। अगर ट्रॉपिकल में बोल रहा हूं, मेरा ट्रॉपिकल का से अर्थ है कि जो कोल्डेस्ट, सर्दी से सर्दी का भी मंथ होगा ना, 18 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए इंडिया के अंदर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नीचे 18 से नीचे टेम्परेचर जाता ही नहीं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल है, सन थ्रू आउट द ईयर रहता ही है। हमारे जहां हम चंडीगढ़ में बैठे हैं या आप ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में बैठोगे, वहां सर्दियां आती हैं, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भोपाल से नीचे तो सर्दियां आती ही नहीं है उनकी। अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, जनवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है, इस महीने में भी उन लोगों ने हाफ शर्ट पहनी होगी, क्योंकि वहां पे 18 से ऊपर ही टेम्परेचर रहता है ट्रॉपिकल। तो ऐसे क्लाइमेट को कोपन कहता है ए। इसके बियॉन्ड जहां पे थोड़ी सी गर्मियां है, जहां पे डेजर्ट है, उसको बोलता है बी। बी इज द ट्रॉपिकल डेजर्ट और द कोल्ड डेजर्ट, जो कि आपका गोबी डेजर्ट भी है। इसके लिए सिंबल यूज करता है बी। वार्म टेम्परेट के लिए या सब ट्रॉपिकल के लिए इसका नाम है इसका सब ट्रॉपिकल, इसके लिए ये यूज करता है सिंबल सी। उसको भी क्रॉस कर जाओगे, कोल्ड टेम्परेट जो ब्रिटेन वाले एरियाज हैं, जो नदर्न यूएसए, जो कनाडा है, उसके लिए सिंबल यूज कर रहा है डी। डी में क्या होगा, सर्दियों में बर्फ पड़ेगी, स्नोफॉल इन विंटर, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। और यही डी टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन शिमला एंड धर्मशाला, या आप ऊपर मैक्लोडगंज, चंबा में चले जाओगे। स्नोफॉल इन विंटर्स, समर्स में मॉडरेट सी समर्स होती है, बहुत गर्माहट नहीं करती कि आपको पंखा चलाना पड़े, ऐसा नहीं होगा। टेम्परेट में क्या होगा, सॉरी वार्म टेम्परेट में क्या होगा, समर्स हॉट है, जैसे हमारी है समर्स हॉट है चंडीगढ़ में, लेकिन विंटर्स कोल्ड है, बर्फ नहीं पड़ेगी, विंटर्स आर कोल्ड। तो
तो ये चीज अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लीजिए, मेरे पीछे शायद छुप भी रही होंगी। तो इन वार्म टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कोल्ड। इन कोल्ड टेम्परेट विंटर्स आर वेरी कोल्ड, वी विल एक्सपीरियंस स्नोफॉल, समर्स आर मॉडरेट। इसके भी ऊपर चले जाओगे तो आपको परमाफ्रॉस्ट है, स्नो थ्रू आउट द ईयर, सर्दियों गर्मियों में बस थोड़ी सी मेल्टिंग हो जाएगी, थोड़ी सी। ऑलराइट, ऐसा ही क्लाइमेट आपको हमेशा ग्लेशियर्स के ऊपर भी मिलेगा, चाहे एंडीज के ग्लेशियर्स हो, रॉकीज के हो या हिमालयास के ग्लेशियर्स हो, उनको यहां पे उसने बोला एच, हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये इसकी वोकैबुलरी है, सिंपल। इस वोकैबुलरी में मिक्सिंग करी है। इसने पूछा, एक तो इसने टेम्परेचर के लिए बोला, सिंबल यूज किए टेम्परेचर के लिए, ये जो सिंबल हैं ये सारे टेम्परेचर के लिए हैं। दूसरे सिंबल इसने रेनफॉल के लिए यूज किए, रेनफॉल में भी सीजन वाइज, जैसे हिंदुस्तान में गर्मियों में बारिश है, मेडिटेरियन के कोस्ट पे चले जाओ वहां पे बारिश सर्दियों में है तो अलग सिंबल है, कहीं पे बारिश पूरे साल है वहां पे अलग सिंबल है। सिंबल देखो, ए एफ मींस नो ड्राई सीजन, एफ मींस थ्रू आउट रेनफॉल, फॉरेस्ट, एफ इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मींस पूरे साल बारिश, ए एफ मींस ट्रॉपिकल एरियाज है, फॉरेस्ट पूरे बारिश पूरे साल है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, हिंदुस्तान की अगर शक्ल बाद में बना के भी दिखाऊंगा, ये जो वेस्टर्न घाट है ना वहां पे ए एफ है, पूरे साल बारिश, ट्रॉपिकल है पूरे साल बारिश। अच्छा जी, ए एम मींस मॉनसून में बारिश, ये ए एम मॉनसून में बारिश। ऑलराइट, ए डब्ल्यू विंटर्स में बारिश। हिंदुस्तान में केवल ये एक जगह है जहां पे, जब आपको पता है कि कोरोमंडल कोस्ट पे एक जगह है जहां पे सर्दियों में, क्योंकि इस तरह से पैटर्न होता है, यहां बारिश होती है, तो यहां ए डब्ल्यू विंटर्स में बारिश होती है, एक थोड़ी सी जगह है। और अकेली हिंदुस्तान में ये जगह है जहां ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा, ड्राई भी है और एवरग्रीन भी है, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते इस पर्टिकुलर जगह में जहां एडब्ल्यू क्लाइमेट है। तो इंडिया के हिसाब से मैं समझा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ चीजों को, अदरवाइज पेचीदा है। अब देखो, ये है ड्राई क्लाइमेट, तो बी क्लाइमेट यहां पे मिलेगा, आपको पता है एरिड या सेमी एरिड, जो मैंने पहले बताया, ये बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। चलो पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद सी टाइप ऑफ वार्म टेम्परेट, आपको पता है हिंदुस्तान सब ट्रॉपिकल है, इसके ऊपर तो हिंदुस्तान पूरा सब ट्रॉपिकल है, तो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को डिपिक्ट करता है। ऑलराइट, तो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद आपको पता है ये हिमालयस है, तो यहां पे कुछ जगहों पे डी टाइप ऑफ क्लाइमेट भी देखने को मिलता है, इनके ऊपर जहां जहां हिमालयस के हायर ऑल्टीट्यूड है वहां एच टाइप ऑफ क्लाइमेट, हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो इंडिया के रिस्पेक्टिवली इसको समझो। सेम ऐसा ही ग्राफ में भी आपको बताऊंगा, हिमाचल में भी बना रखा है कि हिमाचल में लोअर वाले साइड में, हिमाचल तो गर्म ट्रॉपिकल तो है नहीं, सब ट्रॉपिकल है, तो सी से बात शुरू होगी, डी पे जाएगी और एच पे खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, यहां पे डिफरेंट है। और थोड़ा सा जो लाहौल स्पीति है वहां पे बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, डेजर्ट, बी इज बेसिकली डेजर्ट, डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है वार्म भी हो सकता है, तो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट इन टर्म्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट, बी एस के टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी एक्सपीरियंस। ऑलराइट, तो ये बी एस के क्लाइमेट आपको मिलेगा। तो इसको आप जो है इंडिया में रेप्लिकेट, हिमाचल में रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। थोड़ा सा सिंबल्स ज्यादा है, मैंने कई बार पढ़े, मेरे को जैसे याद हो गए, आप 4 बार पढ़ोगे, मेरे कॉन्सेप्ट को याद रखो। जो बड़े बड़े अल्फाबेट है, ए बी सी डी ई एच, ये टेम्परेचर से हैं। ए एम, एम मींस मॉनसून में बारिश, डब्ल्यू मींस विंटर आर ड्राई। ऑलराइट, तो सॉरी विंटर्स में बारिश है, तो इस तरह से अलग अलग टाइप की चीजें होंगी। ऑलराइट, तो ऐसे इसको आप समझने की शुरू कीजिए। तो देखिए वर्ल्ड में ये चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स को आप समझिए। तो इसी से ही आप इंडिया के देखिए, इंडिया का क्लाइमेट आ गया, समर्स ए सॉरी एस इज समर्स आर ड्राई नॉट विंटर्स, एस इज समर्स आर ड्राई एंड रेनफॉल इन विंटर। ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की ड्राई भी और एवरग्रीन भी है, यहां पे देखने को मिलेंगे। ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल है ना ये वाला, विंटर्स आर ड्राई, समर्स में बारिशें होती हैं, मॉनसून में ए डब्ल्यू। सिंपल, आप देखो ए एम डब्ल्यू या ए एफ भी बोल सकते हैं, फॉरेस्ट पूरे साल बारिश है, विंटर में बारिशें हैं, है ना, मॉनसून में बारिश है। तो इस तरह से इसको समझो। देखो तो सब ट्रॉपिकल जो मैंने बताया था, वार्म टेम्परेट, सी डब्ल्यू मींस विंटर आर ड्राई, गर्मियों में बारिश होती है, ठीक है। ये वाला देखो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि डेजर्ट है, सेमी एरिड है, देखो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां देखो कोल्ड टेम्परेट, ये देखो हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट, ई भी लिख सकते हो, यहाँ एच भी लिख सकते हो, हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ देखो डी भी देखने को मिल गया, मैंने बताया था हिमालयस है तो डी भी देखने को मिलेगा।
ऑलराइट, तो इस तरह से कोपन को इंडिया में रेप्लिकेट करो। ये देखो, ये एक बड़ा अच्छा सा मैप मिला मेरे को कोपन का। ठीक है, इसको आपने अपनी शब्दावली में उतार लो अभी रफ के लिए। जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वहां पे हिमालयाज की टोपोग्राफी पढ़ाऊंगा, हिमालयस का क्लाइमेट पढ़ाऊंगा, तो मैं प्रॉपर यहाँ अल्फा कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इसके न्यूमेरिक्स हैं वो यूज करूंगा फिर। ऑलराइट, तो हियर वी आर डन विद द क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हमने जो है अलग अलग पोर्शन को कवर किया। और हमने इसमें, मैं एक बार आपको इंडेक्स दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्ल्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल को कवर किया, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कोपन को कवर किया, इंडिया को इसके साथ को रिलेट किया, हिमाचल को किया। फिर से जब मैं इंडिया की ज्योग्राफी कराऊंगा, हिमाचल की ज्योग्राफी कराऊंगा, फिर को रिलेट करूंगा। दो बार एक बार चीज सुन लोगे तो दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगी। मेरी कोशिश क्या है, मैक्सिमम चीज कॉन्सेप्चुअली लेक्चर के बीच में सेटल हो जाए। नोट्स जब आप हैंड आउट बाद में रीड करोगे, मेरे नोट्स आप अपनी सविंदर सिंह अन्य किताबें पढ़ोगे, तो उस टाइम पे बस आप कंटेंट को रिवाइज करोगे, जिससे वो पक्का कंक्रीटाइज हो जाएगा, ताकि जब आंसर राइटिंग करोगे तो आपको सरलता महसूस होगी। चलो, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या करना है, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक सुन लीजिए, जो मैंने कल कवर कराने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले भी बताए थे, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज कवर करेंगे, स्मॉग कवर करेंगे डिटेल में, बहुत हाई चांसेस हैं इस साल आने के, एसिड रेन आने के चांसेस हैं, जीएस में आ चुका है। आपका रामसर कन्वेंशन में जब ओशियानोग्राफी कराऊंगा, उसके साथ ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग, तो वहीं पर ही मैं आपको वेटलैंड कंजर्वेशन भी करा दूंगा। ऑलराइट, तो ग्लोबल वार्मिंग, स्मॉल एसिड रेन एंड पॉल्यूशन। एक और मैंने नया टॉपिक ऐड किया, अर्बन हीट आइलैंड। और आप मजे की बात देखो, GS3 के अंदर एनवायरमेंट में ये पहले ही पूछा जा चुका है, कमीशन एक लेवल आगे ही चल रहा है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग करेंगे। एक टॉपिक और रह गया, ओजोन डिप्लीशन, ये भी मैं कराऊंगा, ये भी कमीशन आपसे पूछ चुका है पहले ही, तो कमीशन थोड़ा सा आगे चल रहा है। ऑलराइट, ये कभी भी ऑप्शनल में पिक हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में अभी तक ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, इन फ्यूचर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आपका एक पार्ट है, वहां एनवायरमेंटल ज्योग्राफी लिख दिया मीन सब कुछ आ गया। ऑलराइट, तो हम एक लेवल आगे ही चलेंगे कमीशन से। डन है जी, चलिए थैंक्स अलॉट, यहीं पे लेक्चर को क्लोज करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, ज्योग्राफी को समझते रहिए, आसान सब्जेक्ट है, हौसला रखिए, इसमें स्कोर आएगा आराम से 120 130 क्रॉस करेंगे हम लोग। ऑलराइट, चलिए थैंक्स अलॉट।